सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पुनः आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वह है राजनीति विज्ञान का छात्र जीवन में उपयोगिता क्या है। यदि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, जो IAS और PCS दे रहे हैं, उनके लिए राजनीति विज्ञान विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपका GS भी वहाँ पे कवर करेगा। इंटरनेशनल रिलेशन को देखेंगे तो वहाँ पे आपका GS और प्लस आपका जो एसे होता है वो भी आपका काफ़ी कुछ कवर करता है। तो इसलिए राजनीति विज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो हमें हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए, दूसरा अपने जीवन की दिनचर्या, अपने समाज में सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस विषय के माध्यम से हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, कर्तव्य, लोकतंत्र, समाजवाद, बहुत सारे ऐसे एक तत्व दिखाई पड़ते हैं समाज में जिससे हमारी नागरिकता का, हमारे इस राज्य में रहने का, हमारे मानव होने का तत्व का बोध कराता है। कौन इन सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा? कौन ये अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय और अधिकारों की बात कौन करेगा? कौन लोकतंत्र और समाजवाद की बात करेगा? कौन किसकी रक्षा की बात करेगा? जब ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो राजनीति विज्ञान विषय इन सारे प्रश्नों का उत्तर देता है, और वह उत्तर देता है राज्य के माध्यम से। राज्य की कल्पना तैयार होती है, राज्य का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, और किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास अनुभव मूलक और चिंतन मूलक दो तरह के हमें एक दर्शन मिलते हैं। इन दो तरह के माध्यम होते हैं। इन माध्यमों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अनुभव मूलक से हमें क्या चीज़ें प्राप्त हो रही हैं और चिंतन करने से हमें क्या चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। अनुभव मूलक की अगर आप बात करेंगे तो वह पूरा साइंस की तरफ चला जाता है, और चिंतन मूलक की बात करेंगे वह पूरा दर्शन की तरफ चला जाता है। इसलिए अगर राजनीतिक सिद्धांत को देखेंगे तो अनुभव और चिंतन दोनों का क्या है, सम्मिश्रण है। तो हम आपसे बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान एक्चुअली है क्या चीज़। राजनीति विज्ञान हम किसकी बात करते हैं, इसका अर्थ क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या होगा, इसका क्षेत्र क्या होगा और इसका महत्व क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने हम विषय पर आते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हम बिल्कुल प्रारंभ कर रहे हैं, और प्रारंभिक दौर पर अगर हम चीज़ों को समझ लेंगे तो हमें लास्ट तक आते आते चीज़ों को, हम राजनीति विज्ञान को विशेषता हम समझ पाएंगे। तो आइए हम सीधे बात करते हैं राजनीति विज्ञान की अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र पर। चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो विषय है वो पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। बेसिकली अर्थ में जो हम पढ़ रहे होंगे उसकी परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। परिभाषा से ही उसके अर्थ को हम स्पष्ट करेंगे कि क्या पॉलिटिकल साइंस में, कि राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषाएं हैं, किन विशेषज्ञों ने किन परिस्थितियों में, किस देश काल की परिस्थितियों में क्या परिभाषाएं दी हैं। उन परिभाषाओं के माध्यम से इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, पॉलिटिकल साइंस को शुरू करने के पहले, पॉलिटिकल साइंस को बताने के पहले, इसके अर्थ के विषय को जानने के पहले हम सबसे पहले एक चीज़, आप स्टेटमेंट, किसी भी जब किताब को खोलते हैं, किसी पुस्तक को खोलते हैं, एक स्टेटमेंट मिलता है। और अब पॉलिटिकल साइंस के हैं तो वो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी आपका होना चाहिए। चीज़ों को प्रारंभ करने के पहले, चीज़ों को शुरू करने के पहले हम कहाँ से उसको स्टार्ट करें। तो एक बात एक जहन में आती है, एक दिमाग में आती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए सोशल एनिमल। यह जो कॉन्सेप्ट है सोशल एनिमल, ये सामाजिक प्राणी की जो बात कर रहा है, ये किस प्रकार की सामाजिकता की बात कर रहा है। इसका मतलब कि ये समाज है, ये सोसाइटी है, और समाज में एक बहुत अच्छा तत्व पाया जाता है, किसका? सहयोग का पाया जाता है। सहयोग होता है, सद्भाव होता है, यही दो चीज़ें पाई जाती हैं। इसी से आप कहते हैं कि हमारा समाज बेहतर है, हमारा समाज अच्छा है। ये स्टेटमेंट जो है ये अरस्तू का स्टेटमेंट है। लेकिन एक समय एक ऐसा आता है, चीज़ें बदलती हैं, समय काल परिस्थितियाँ बदलती हैं, मनुष्य के स्वभाव में अंतर आता है। यह जिस समय बात कर रहा था, वह समय जिस समय वह बात कर रहा था, इस समय छोटे छोटे समाज होता था। समाज का जो दायरा था क्या था? बहुत छोटा था।
समाज को आप यहाँ परिवार कहें तो गलत नहीं कहेंगे आप, परिवार भी अगर आप कहें तो गलत नहीं कहें, क्योंकि छोटे छोटे कुटुंब थे, उन कुटुंबों के नाते उनका जो एक लगाव रख रखाव या उनके बीच की जो एक सद्भाव देखा जा रहा था, उसी को वो समाज कह रहे थे। धीरे से इनका क्या नाम स्टेटमेंट जब बदलता है, वो कहते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है। जैसे इस राजनीतिक प्राणी की वो बात करते हैं, ये स्टेटमेंट बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आप किताबों में जब पढ़ेंगे तो आपको जो स्टार्टिंग आपको मिली किताब में, वो मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल से आपको मिलती है, पॉलिटिकल एनिमल से मिलती है, लेकिन सोशल एनिमल की चर्चा वो नहीं करते। क्यों? लेकिन मुझे लगा कि मुझे पहले सोशल एनिमल की बात करनी चाहिए, उसके बाद पॉलिटिकल एनिमल की बात आनी चाहिए। क्या हुआ, इस समाज में सहयोग और सद्भाव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी। समाज में सहयोग और सद्भाव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई थी। क्यों पैदा हो गई? देखिए, पहले यहाँ पर जब हमारे पास छोटे छोटे राज्य थे, संख्या बहुत कम थी, जब हम 4 लोग रह रहे थे तो बहुत अच्छा सद्भाव बना हुआ था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक समय ऐसा आया, यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि हुई, इनके भी 2 बच्चे, इनके भी 2 बच्चे, इनका भी परिवार बड़ा हुआ, इनका भी परिवार बहुत बड़ा हुआ। इस कंडीशन में क्या हुआ, आपस में रक्त रंजित आपको दिखाई पड़ने लगा। कहीं ना कहीं आपस के जो रक्त के जो संबंध थे, उन संबंधों में ही क्या हुआ, हमें खटास दिखने शुरू हो गए। और जैसे ही खटास दिखनी शुरू हुई, उसके बाद क्या हुआ, एक नए परिवार का जन्म हुआ, नए कुल का जन्म हुआ। इस तरह बहुत सारे नए नए कुलों का जन्म होना शुरू हो गया। जब एक समाज में, एक रक्त संबंध में जब हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, क्या ऐसा संभव है कि सभी में हमारे संबंध अच्छे होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम एक साथ एक तरह से हम नहीं रह पाए, तो ये सब लोग भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। दिमाग में बैठा लीजिए। अब अगर नहीं रह पाएंगे तो क्या हमेशा ये लड़ते रहें? क्या हमेशा झगड़ते ही रहें? या इसका कोई समाधान भी है, या इसका कोई उपचार भी है? तो जैसे हम इस समाधान और उपचार की जैसे हम बात करेंगे, तो एक ऐसी संस्था का निर्माण की बात होगी जो इनके बीच में सहयोग और सद्भाव को बनाए रखने का कार्य करेगी। और यह जो सद्भाव और सहयोग बनाए रखने का जो कार्य करेगा, वही आपका क्या होगा, राज्य होगा। और जो व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रह रहा है, जो व्यक्ति राज्य में रह रहा है, वो राज्य के नियम और कानूनों से क्या हो रहा है, रूल एंड लॉ से क्या हो रहा है, वो उससे फॉलो हो रहा है। और जब इस रूल और लॉ से जब ये फॉलो होगा, तो वो क्या होगा, राज्य में रहने वाला प्रत्येक प्राणी क्या है, राजनीतिक प्राणी। क्लियर है? क्यों राजनीतिक प्राणी है? कैसे समाज से वो राज्य की तरफ बढ़ गया, कैसे समाज की दशा जब बदली तो राज्य की तरफ हमारा स्ट्रक्चर बदला। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसको समझना बहुत आवश्यक था। सारा श्रेय किसको जा रहा, अरस्तु महोदय को जा रहा। ये अरस्तु महोदय ने एक ऐसी वैज्ञानिक था, इसीलिए अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फादर ऑफ फिलॉसफी नहीं कहा जाता। फादर ऑफ फिलॉसफी अगर आप जब पढ़ेंगे तो वो प्लेटो को कहा जाएगा। लेकिन जब आप फादर ऑफ पॉलिटिकल क्या नाम है, पॉलिटिकल साइंस के जनक की बात अगर आप करेंगे, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, तो पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखेंगे साइंटिफिक स्टडी, और ये जो पूरा का पूरा जो लेके आ रहे हैं सिस्टम, 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद इस तरह के स्ट्रक्चर को बता रहे हैं कैसी व्यवस्था कैसी होगी और किस प्रकार से अच्छी होगी, कैसे मनुष्य एक सामाजिक से राजनीतिक प्राणी बनकर तैयार होगा। लेकिन क्या ऐसा भारत में भी चल रहा था, या जो चीज़ें अरस्तु ने हमें बता दी, या अरस्तु के समाज में ही ऐसी बातें थी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ी थी? क्या हम भारतीयों को नकार दिया जाए? क्या ऐसा संभव है? नहीं। हम भारतीय किसी चीज़ में पीछे नहीं थे। हम भारतीय भी उसी परिदृश्य में उसी समय हम लोग भी अध्ययन कर रहे थे। और जो हमारे के यहाँ जो विधाएं थी, जो चिंतकों ने जो विधाओं की बात की है, वो जो विधाओं की बात की है, खास करके 4 प्रकार की विधाओं की चर्चा की है। उसमें नंबर 1 पे है त्रयी, नंबर 2 पे है वार्ता, नंबर 3 पे है अवंचकीय, नंबर 4 पे है दंडनीति। यह जो चर्चा आप कर रहे हैं, यह चर्चा ऐसा कौन सा उस समय व्यक्ति है, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे आप दंड की बात अगर प्राचीन काल में करेंगे तो एक नाम है केवल कौटिल्य का आएगा। जो बातें अरस्तु और प्लेटो कह रहे थे, कौटिल्य उन बातों को बहुत पहले ही कह चुका था।
कौटिल्य ने कहा कि अगर समाज की व्यवस्था को बनाए रखना है, समाज की व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाना है, तो उसमें दंड का होना आवश्यक है। अगर दंड की व्यवस्था रहेगी तो इस दंड की व्यवस्था से समाज में शांति और सहयोग की भावना क्या रहेगी, सदैव बनी रहेगी। सहयोग और शांति की भावना। प्रश्न उठता है कि ये दंड देगा कौन? एक सवाल आपके मन में आता है ना कि दंड कौन देगा भाई? दंड ऐसा तो नहीं सारा आदमी दंड दे देगा। दंड देने के पहले कोई ना कोई एक विधा होगी। दंड देने का पहले कोई प्राधिकारी होगा। वह प्राधिकारी कौन होगा? उस प्राधिकारी को कहेंगे राजा। और राजा कहाँ रहता है? राज्य में रहता है। कौटिल्य ने राजा और राज्य को एक ही माना है। उसने कहा कि जो राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो कौन होगा? राजा होगा। और राजा इस तरह दंड नीति का पालन करते हुए और जो व्यवस्था है जो समाज की, उसमें शांति और सहयोग का भाव उत्पन्न करेगा। इसके माध्यम से शांति और सहयोग की भावना का जन्म होगा। यह पॉलिटिकल साइंस का एक बेसिक सा मैंने आपको बताया कि जब आप स्टार्ट करते हैं, जब किसी किताब को आप उठाते हैं तो पहला स्टेटमेंट जो पढ़ने को मिल जाता है और आपके दिमाग में लगता है ये क्या चीज़ है, ये कौन है अरस्तु, किस तरह की बात कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को मैंने आपको एक हल्का सा जो आउटलाइन थी वो मैंने आपको बताया। अब अगर आप परिभाषा की बात करेंगे कि एक चीज़ आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। इतनी ही बातों से आपको कुछ समझ में आने लगा होगा कि पॉलिटिकल साइंस में एक्चुअली हम बात किसकी कर रहे हैं। आपने अभी देखा कि पॉलिटिकल साइंस में हम समाज की बात कर रहे हैं, समाज की हमने चर्चा कर दी, हमने सहयोग की बात कर दी, हमने शांति की बात कर दी, हमने सुरक्षा की बात कर दी, हमने इसमें बात कर दी समाज में शांति सहयोग सुरक्षा की बात कर दी। और एक आप इसमें और स्ट्रक्चर ले सकते हैं, अभी मैं देखिए दिमाग से दंड की बात कर दी, दंड की बात कर दी। यह जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है ये सभी पूरा स्ट्रक्चर किससे संबंधित है? मानव के स्वभाव को क्या कहते हैं? स्वभाव को नियंत्रित करना। मानव के किस प्रकार के स्वभाव को नियंत्रित करना? प्रश्न उठता है, एक दिमाग में उठता है कि मानव के किस प्रकार के स्वभाव को नियंत्रित करना है? मानव का जो स्वार्थी स्वभाव है, स्वार्थी स्वभाव है, इसको स्वार्थी स्वभाव का मतलब क्या है? मद काम लोभ लालच, इन सारी चीज़ों को क्या करना है? इन सारी चीज़ों पर उसको रोकना है, समाज के पक्ष में काम करना है, शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान में ठीक उसी तरीके है। जैसे आप अगर मानी सपोज एक मन में एक चीज़ बहुत आसान से एग्जाम्पल से आप समझिए और आसानी से आप समझ जाएंगे। एक अगर व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अगर हम अर्थव्यवस्था के उसको जानना हो, इसके अर्थव्यवस्था को जानना हो तो अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे आप। इसके अगर भूगोल को, अगर कहाँ क्या रहने वाला है, किस क्षेत्र का रहने वाला है, उसका अगर अध्ययन करना हो तो भूगोल का अध्ययन करेंगे आप। और अगर इसके किस सामाजिक स्तर को पता करना है तो समाज शास्त्र का आप अध्ययन करेंगे। समाज शास्त्र के माध्यम से आप उसके सामाजिक स्तर को आप पता कर सकते हैं। आप इसके धार्मिक स्ट्रक्चर को जानने के लिए आप दर्शन शास्त्र का अध्ययन करेंगे। यही चीज़ें तो आप करेंगे। तो इसलिए क्या नाम है, अगर व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष को जाना है, राजनीतिक पक्ष को जाना है तो हमें राजनीति विज्ञान विषय का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे हम व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष को हम जान पाएंगे। व्यक्ति का राजनीतिक पक्ष क्या होता है? एक दिमाग में जहन में एक सवाल आया होगा आपके कि एक्चुअली राजनीतिक पक्ष है कौन कौन से। और जैसे राजनीतिक पक्ष की आप चर्चा करेंगे, आपके पास स्वतंत्रता है, आपके पास समानता है, आपके पास अधिकार है, आपके पास न्याय है, आपके पास दंड है, आपके पास लोकतंत्र है, आपके पास समाजवाद है। इन तमाम सारी धारणाओं को क्या कहते हैं? आप अंतर्भूत होते हैं। ये सारी चीज़ें समाज में एक राजनीतिक पक्ष है। इस राजनीतिक पक्ष से आप मानव के स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक पॉलिटिकल साइंस में ठीक उसी तरीके से जैसे हम व्यक्ति के अगर राजनीतिक पक्ष को जानना है तो पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से ही, पॉलिटिकल साइंस विषय के माध्यम से ही उसके राजनीतिक पक्ष को हम जान सकते हैं। तो आइए हम अपने मूल विषय पर अब आते हैं कि एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस है क्या और पॉलिटिकल साइंस में हम अध्ययन किसका करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की परिभाषाएँ क्या क्या होंगी। देखिए, जब हम पॉलिटिकल साइंस के अर्थ की बात करते हैं तो इसके अर्थ को आप देखेंगे तो इसके अर्थ को दो पार्ट में आप बांट के पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, पहला जो पक्ष होगा वो परंपरागत दृष्टिकोण होगा। परंपरागत दृष्टिकोण, इसको आप ट्रेडिशनल अप्रोच कह सकते हैं, ट्रेडिशनल मीनिंग कह लीजिए, क्योंकि अभी आप मीनिंग की बात कर रहे हैं।
दूसरा इसको आप कहेंगे आधुनिक अर्थ। यहाँ पे सॉरी दृष्टिकोण मत करिएगा आप, इसको परंपरागत अर्थ करिएगा और यहाँ आधुनिक अर्थ कहिएगा, मॉडर्न मीनिंग। इसके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि परंपरागत, देखिए किस तरह समय काल परिस्थितियों के हिसाब से उसके अर्थ में भी परिवर्तन आता है। यहाँ जो मैं बताऊंगा, अगर आप एक खाका तैयार कर लीजिए, यहाँ मैं 16वीं शताब्दी के पहले तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ 19वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ। एक मोटा मोटा एक अंतर आप कर लीजिए, यह 19वीं शताब्दी के पहले की बात है यहाँ 19वीं शताब्दी के बाद की बात है, अर्थात वर्तमान समय की बात है। ये प्राचीन, ये वर्तमान। क्लियर है? अब देखिए कि इसमें जब आप इसकी चर्चा करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच की चर्चा करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच में पहले तो इसका अर्थ आप जानिए कि अर्थ एक्चुअली है क्या पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस को अगर हम अंग्रेजी में, सॉरी राजनीति विज्ञान को अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो इसको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है इंग्लिश के, जो अंग्रेजी का जो आपका अर्थ है, अंग्रेजी के पॉलिटिक्स से बना हुआ है। पॉलिटिक्स से बन के इसका निर्माण हुआ, POLITICS, पॉलिटिक्स से इसका निर्माण बन के निर्माण हुआ है। ये पॉलिटिक्स जो है ये एक्चुअली यूनानी भाषा के ग्रीक शब्द को आप जान रहे होंगे, ग्रीक शब्द का नाम सुना होगा आपने। यूनानी भाषा का जो ग्रीक शब्द है पॉलिस, यूनानी भाषा के ग्रीक शब्द के पॉलिस से निर्माण इसका हुआ है। और पॉलिस का जो मतलब होता है ग्रीक भाषा में, अगर आप देखेंगे जो उसका हिंदी में जो अर्थ होता है, इसको बोलते हैं नगर राज्य। क्या बोलते हैं बेटा? नगर राज्य। नगर राज्य कैसे होते हैं? नगर राज्य एक्चुअली जो छोटे छोटे जो राज्य होते हैं या छोटे छोटे जो गांव होते हैं, उन्हीं गांव को क्या कहते थे? नगर राज्य कहते थे। और आज का अगर कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, यह जो आज का कॉन्सेप्ट है वो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हो गया, राष्ट्र राज्य की अवधारणा आ गई है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा हो गई। ये आधुनिक अवधारणा है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है क्या है? ये आपकी आधुनिक अवधारणा है। और जो पॉलिटिक्स जो थी अवधारणा, ये क्या थी? ये पॉलिस शब्द से जो बना हुआ था, छोटे छोटे नगर राज्य जो थे यूनानी भाषा के थे, यूनानी समय के थे, ग्रीक शब्द से इसको लिया गया था। ये एक बेसिक्स आपका, ये इंग्लिश का वर्जन आप देख सकते हैं। अगर इसको हिंदी में भी आपको समझना हो कि राजनीति क्या है, राजनीति को अगर देखेंगे दो भाषाओं में बनना, एक राज्य प्लस नीति। राज्य को चलाने के लिए जिस प्रकार के नियम कानून, जिस प्रकार की नीतियों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं। राज्य में कौन रहते हैं? राज्य में रहते हैं व्यक्ति। तो नीतियाँ किसके लिए बनेंगी? व्यक्तियों के लिए बनेंगी। व्यक्तियों के लिए बनाई गई नीति किसी भी संस्था के द्वारा, वह उस राज्य की राजनीति कहलाती है। अगर एक लाइन में अगर आपको बताना हो कि राजनीति है क्या, राजनीति किस पक्ष में है, तो ये भी ध्यान दीजिए। देखिए आज के संदर्भ में अगर आप देखते हैं तो राजनीति को थोड़ा सा ओछे शब्द में देखा जाता है। कहते हैं कि राजनीति जो है वो थोड़ा सा गंदे अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक बहुत बड़ा विषय है, इस विषय पे मैं चर्चा करूंगा। व्हाट इज ए पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स कहा जाए, पॉलिटिकल थियरी कहा जाए, पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाए, एक लंबा उस पर एक विषय रहेगा। वो मैं बताऊंगा। राजनीति को राजनीति कहा जाए, राजनीति दर्शन कहा जाए, राजनीति सिद्धांत कहा जाए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाए, तुलनात्मक राजनीति कहा जाए। बहुत सारे शब्दों के विभेद हैं, उन विभेदों को मैं अलग से आपको डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर हम राजनीति को समझें, जब अब राजनीति को कह रहे हैं, राज्य को चलाने के लिए नीतियाँ कैसी होंगी? सदैव अच्छी होंगी, सदैव अच्छी नीति होंगी। जब सदैव अच्छी नीति होंगी तो सकारात्मक नीति होगी, सकारात्मक नीतियाँ होंगी, ये सकारात्मक नीति होंगी, उत्थानवादी नीति होगी, इसी तरह की नीतियाँ होंगी। तो आप यह कहेंगे अगर कोई है, अगर दो व्यक्तियों के मध्य या सरकार के मध्य या लोगों के मध्य कोई व्यवस्था चल रही है, कोई चर्चा परिचर्चा चल रही है, तो आपका एक लाइन में जो स्टेटमेंट आएगा वो आपका स्टेटमेंट ये होगा, लोक नीति के लिए या जन कल्याण के लिए की जा रही चर्चाएं ही क्या है? राजनीति। या लिखी गई ही बातें क्या है? राजनीति। क्लियर? ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस को एक लाइन में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, इसके अर्थ को कि हिंदी में कैसे हैं, कैसे कहेंगे, और अंग्रेजी में आप किस तरह इस भाषा को आप प्रदर्शित करेंगे, अब बताएंगे आप। अब देखिए कि परंपरागत जो आपका ट्रेडिशनल जो आपका मीनिंग है, ट्रेडिशनल मीनिंग को एक्चुअली क्या कहते हैं? इन्होंने 4 पार्ट में बांटा है।
इस 4 पार्ट में इन्होंने बांट के बताने की कोशिश किया है। और देखिए जो 4 पार्ट में इन्होंने बांटा है तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो कहते हैं कि इसमें हम एक्चुअली जो अर्थ बता रहे हैं, अर्थ बताने में ये है बेसिकली, बहुत इसको आप बहुत टेंशन लेके मत पढ़िएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको दबाव लेके पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको आएगी दिक्कत। पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप दिमाग को हल्का सा बैलेंस करके आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान होगा। देखिए पॉलिटिकल साइंस में पहला वाला जो सेगमेंट है, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हम केवल स्टेट का अध्ययन करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में केवल हम राज्य का अध्ययन करते हैं और किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करते। दूसरे सी में कहीं नहीं, हम पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट का अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन करते हैं। तीसरी जो विचारधारा आई, भाई पहले वाले ने विचारधारा ने ये कह दी, दूसरे वाले ने ये कह दी, ये पॉलिटिकल साइंस के थे, कुछ लोग बहुत चालाक थे, कुछ विद्वान फिर आए, उन विद्वान का नहीं, पॉलिटिकल साइंस क्या कहते हैं, स्टेट प्लस गवर्नमेंट इज इक्वल टू पॉलिटिकल साइंस। कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में हम राज्य का और सरकार का दोनों का अध्ययन करते हैं। यही क्या कहते हैं वास्तविक रूप में इसका अर्थ ये होगा। अब ये जो परिभाषाएं हैं आपको किताब में मिलती हैं। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में एक चीज़ और को जोड़ देता है, कुछ जगहों पे इसको हम लोग जोड़ते हैं आधुनिक विचारधारा में, आधुनिक अर्थों में, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको यहीं पर ऐड कर दिया है। और एक चौथा कॉन्सेप्ट जो डालता है वो कहता है कि हम इसमें स्टेट, गवर्नमेंट प्लस मैन, व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। कहता है कि राजनीति विज्ञान में हम राज्य का अध्ययन करते हैं, राजनीति विज्ञान में हम सरकार का अध्ययन करते हैं और साथ में ही राजनीति विज्ञान में हम व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं। ये इस तरह हम राजनीति विज्ञान का पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है। अब इसमें देखिए कुछ परिभाषाएं इसमें लगातार आएंगी। 4 परिभाषाएं यहाँ पे आएंगी, 4 परिभाषाएं यहाँ पे आएंगी, 4 परिभाषाएं यहाँ पे आएंगी, कुछ परिभाषाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये परिभाषाएं ही आपके अर्थ को क्या करेंगे, स्पष्ट कर देंगे। आपके जब एग्जाम में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि अर्थ क्या है, तो अर्थ केवल आपको एक राज्य के रूप में, एक गवर्नमेंट के रूप में, एक राज्य सरकार के रूप में, एक राज्य सरकार और व्यक्ति के रूप में, और एक एक परिभाषा है, बस। अब हम आपसे डिस्कस करें कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है और कैसे राज्य के अध्ययन में कौन कौन से राइटर कौन कौन सी बातें किस तरीके से कहते हैं। आइए इसे हम लोग देखते हैं। पहले हम अध्ययन की बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान विषय के अर्थ को जब हम राज्य के संदर्भ में पढ़ेंगे, जैसा कि पहले में राज्य के संदर्भ में पढ़ेंगे, तो पहले तो ये आवश्यक हो जाता है जानना कि कौन कौन से राइटर्स के समर्थक हैं। नंबर 1 पे गार्नर, नंबर 2 पे एक्टन, जकारिया, ब्लंडसली, आशीर्वादम साहब का भी आप नाम लिख सकते हैं, आशीर्वादम, और तमाम सारे राइटर्स ऐसे हैं जो कि इसमें अभी आपको दिखाई पड़ेंगे। गैरिस को भी आप मेंशन कर लीजिए। देखिए एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि ये परिभाषा याद कैसे हो। स्टूडेंट लाइफ में एक दिक्कत आती है, परिभाषाओं को याद करना बड़ा मुश्किल काम है। तो कैसे इनको हम ऐसा समझ लें कि ये हमें याद हो जाएं और एग्जामिनेशन हॉल में कभी अगर ये सवाल आ जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, सवाल आ जाए तो आप एक बार में उसे समझ सके कि ये कहाँ की परिभाषा हो सकती है, कौन राइटर इस तरह की बातें कर सकता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनको समझना। तो 2 चीज़ें हैं, आप बहुत आसानी के साथ बताऊंगा, समझ में आपको आएगा कि कैसे चीज़ों को लिखा जाए, कैसे चीज़ों को जोड़ा जाए, जिससे आसानी के साथ हम इसकी परिभाषाओं को बता सकें। अगर आप गार्नर महोदय की परिभाषा को अगर आप देखेंगे तो एक सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली परिभाषा और एक लाइन की परिभाषा राजनीति विज्ञान का आरंभ है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है, आरंभ और अंत किससे होता है, राज्य से होता है। बहुत फिक्स परिभाषा, एक ही बार में ये परिभाषा पूछी जाती है और ये परिभाषा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या पॉलिटिकल साइंस का बड़ा पेट क्वेश्चन है कि अगर आपके यहाँ जब अब बीए में अगर एग्जाम दे रहे होंगे, एमए में एग्जाम देंगे, या आप यहाँ तक कि इवन आईएएस और पीसीएस में भी अगर एग्जाम देंगे, पॉलिटिकल साइंस अगर आपका विषय है तो पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत, लास्ट में गार्नर, इसकी पुष्टि करिए। या राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, पुष्टि करिए। स्टेटमेंट किसका है उसको देते हुए पूरे स्ट्रक्चर को आपको समझाना होता है कि किस प्रकार राज्य में ही सारी चीज़ें निहित हैं। अगर आप इसी तरह लॉर्ड एक्टन के बारे में अगर आप देखेंगे, लॉर्ड एक्टन का भी यही कहना है कि राजनीति विज्ञान
का जो राज्य है उसके विकास के लिए, राजनीति विज्ञान में जो राज्य है विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य दशाएं हैं, अनिवार्य दशाएं हैं। शब्दों को याद रखिएगा, अपने आप आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आरंभ और अंत याद करना है, यहाँ पे अनिवार्य दशाएं याद करनी है, बाकी का पीछे के स्टेटमेंट अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप आशीर्वादम साहब की बात करेंगे, आप आशीर्वादम साहब जो कहते हैं, आशीर्वादम साहब का कहने का अर्थ है कि राजनीति शास्त्र का जो विषय है उसकी ज्ञान की जो समग्रता है एवं जो राज्य का सिद्धांत है वो एक ही साथ उसके अध्ययन करने की प्रणाली है। आप एक लाइन में कहना चाहें तो आप इसके भाषा को तारतम्य में लाने के लिए आप कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य विषयक ज्ञान की समग्रता एवं राज्य सिद्धांत का ही केवल एकमात्र अध्ययन है। ये समग्रता की बात करता है, ध्यान रखिएगा, समग्रता इसका एक पॉइंट से कीवर्ड्स है। समग्रता, राज्य विषयक, किसकी समग्रता? राज्य विषयक समग्रता, राज्य विषयक की समग्रता की बात करता है, उसके अध्ययन की बात करता है। यहाँ से आपको एक स्ट्रक्चर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ब्लंडसली महोदय की बात करेंगे, एक लंबी परिभाषा, वो कहेंगे राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसको समझाने का प्रयत्न करता है, आधारभूत तत्वों की बात करता है, रूपों की बात करता है, तमाम सारे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होंगे, उसके तत्व क्या होंगे, उसके विविध रूप क्या होंगे। इसमें कुल मिला के ये राज्य के विविध आयामों की बात करता है, जिसमें राज्य की उत्पत्ति, उसका प्रयोजन, उसका सिद्धांत, तमाम सारे विषयों को लेकर चलता है। उससे राज्य को, वो कुल मिलाकर राज्य को ही बताता है कि राज्य के माध्यम से हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं। राज्य की अगर हम उत्पत्ति को समझ पाएंगे, उसके प्रयोजन को समझ पाएंगे, उसकी अभिव्यक्ति को समझ पाएंगे, तब हम बताएंगे राज्य का कैसे विकास हुआ, कैसे राज्य उसके लिए विकास किया। तो इस तरह हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ साथ स्टेट का डेवलपमेंट हम कौन देखता है? ये ब्लंडसली महोदय देखते हैं। गैरिस की अगर आप बात करेंगे, गैरिस ने बहुत कुछ खास नहीं लिखा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस एक शक्ति की संस्था, इसने शक्ति की संस्था में डिफाइन किया। देखिएगा, शक्ति की संस्था, राज्य को क्या बनाया? राज्य को इसने एक शक्तिशाली संस्था के रूप में स्वीकार किया है। तो एक बेसिक चीज़ें हैं, इन बेसिक चीज़ों से अगर आप जकारिया की बात करेंगे, गुडनाव की बात करेंगे, ये तमाम जितने भी राइटर्स आएंगे, ये सारे राइटर्स पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को ही महत्व देंगे और कहेंगे राजनीति विज्ञान में हम केवल, या राजनीति शास्त्र में हम केवल राज्य का ही अध्ययन करते हैं और राज्य किस प्रकार से कार्य करता है। राज्य में एक व्यक्ति जन्म लेता है और राज्य में ही व्यक्ति का खत्म होता है। व्यक्ति जैसे पैदा होता है वो राज्य में ही पैदा होता है। क्यों ऐसा कह रहा? कभी आपने सोचा? ये इसलिए कह रहा है कि जैसे व्यक्ति राज्य में पैदा होगा उसको स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये सारी चीज़ें उसे कौन मिल जाता है? उसे क्या कहते हैं? स्वतः प्राप्त हो जाती है। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे, आप जैसे सरकारी बच्चा जब सरकारी अस्पताल में जैसे जन्म लेता है, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखा है। कहाँ पैदा हो रहा है? सरकारी संस्था में पैदा हो रहा है। उसे पढ़ाई के लिए सरकारी संस्था में भेजा जा रहा है, उसे नौकरी के लिए सरकारी संस्था में भेजा जा रहा है। तो क्या है? व्यक्ति राज्य द्वारा निर्देशित जो भी संस्थाएं हैं, उन्हीं संस्थाओं में क्या हो रहा है? पल रहा है, बढ़ रहा है और अपना विकास कर रहा है। जैसे विकास शब्द आपकी भाषा के साथ जुड़ेगा, जैसे विकास शब्द आपके साथ आएगा, विकास शब्द आते ही सीधे सीधे आप किसमें आ जाएंगे? आशीर्वादम की परिभाषा को देखेंगे। राजनीति का समग्र जितना भी अध्ययन है, राजनीति की, राज्य की उत्पत्ति से लेके उसके विकास तक का जो क्रम है, वह बताने की कोशिश करते हैं ब्लंडसली महोदय। अर्थात गार्नर हो, एक्टन हो, जकारिया हो, ब्लंडसली हो, आशीर्वादम हो, गैरिस हो, गुडनाव हो, जितने भी राइटर्स हैं, ये सारे राइटर्स ने यह बताने की कोशिश की है कि राजनीति विज्ञान में हम केवल एकमात्र एक राज्य का अध्ययन करते हैं। उसके स्वरूप अलग हो सकते हैं। कुछ लोग बताएंगे लोग राज्य में ही जन्म लेते हैं, कुछ लोग बताएंगे राजनीति शास्त्र का ही ये केवल विषय है, राजनीति शास्त्र में केवल राज्य का ही विषय है, कुछ लोग बताएंगे समग्र अध्ययन है, कुछ लोग बताएंगे इसका विकास है, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। तमाम सारी बातों को हम लोग उसमें करते हैं। तो इसी के साथ आइए हम दूसरा जो पढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा होगा कि राजनीति विज्ञान में हम सरकार का अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, सरकार के अध्ययन करते समय कौन कौन से राइटर्स आएंगे वो चर्चा करते हैं हम आपके साथ। ये अभी मैं ट्रेडिशनल अप्रोच ही पढ़ा रहा हूँ, ट्रेडिशनल मीनिंग ही पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। टीएम में आपका सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट। राजनीति सरकार में जो सरकार का अध्ययन राजनीति शास्त्र में, वो किस तरह इसकी बात करते हैं वो देखिए आप। देखिए, धरती विद्वानों से खाली नहीं है। हुआ क्या, जब लोगों ने बताया कि राज्य के रूप में इसका अध्ययन किया जाए, कुछ विद्वानों का जो धड़ा था उससे रहा नहीं गया और उन्हें लगा कि राज्य जो है दिखाई तो पड़ता नहीं है, काम तो सारी सरकारें करती हैं, तो नाम राज्य का कैसे हो।
और नाम राज्य के साथ साथ अपना नाम कैसे हो। तो उसमें लीकॉक हुए, सीले हुए, पॉल जेनेट हुए, तमाम सारे ऐसे राइटर्स थे जो फिर से आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। अगर कहा जाए एक देखने वाला होता है, एक मतलब ये मूर्त का मतलब लौकिक शक्ति, लौकिक, ये होता है पारलौकिक। पारलौकिक ये न दिखाई पड़ने वाला है, ये दिखाई पड़ने वाला है। तो यहाँ पे लीकॉक, सीले, पॉल जेनेट का कहना था कि यहाँ जो राज्य है, राज्य कोई संस्था के रूप में कार्य करती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। एक्चुअल में काम कौन कर रहा होता है? काम कर रही होती है सरकारें। विद्वान बनना था, टांग लड़ानी थी, और आप लोग क्या कहते हैं, दबाव देना था पढ़ने के लिए। इसलिए क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? सरकार का अध्ययन करते हैं, राज्य के अंतर्गत सरकार का अध्ययन करते हैं। जैसे सरकार के अध्ययन को बताया तो तमाम 3 परिभाषाएं आपके लिए तैयार हो जाती है 3 लोगों की, कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं, सरकारों का अध्ययन करते हैं, उसी परिभाषा को तोड़ मरोड़ के लीकॉक महोदय ने क्या कहा, देखिए लिख लीजिए। लीकॉक महोदय ने कहा कि राजनीति जो शास्त्र है, राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है, सरकार से संबंधित अध्ययन है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि एकमात्र किससे संबंधित? सरकार से संबंधित ये अध्ययन है, दूसरा इसमें कुछ नहीं है। सीले महोदय आए, सीले महोदय से भी नहीं रहा गया, इन्होंने इसको और विस्तृत करना चाहा और इन्होंने थोड़ा इसको मॉडरेट करके इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र किसकी करता है? संपत्ति की करता है। जीव शास्त्री किसकी करते हैं? जीव की करते हैं। गणित किसकी करता है? अंकों की करता है। ज्यामिति शास्त्र किसकी करता है? ऊंचाई की करता है, गहराई की करता है, इसकी अध्ययन करता है। यही बात वो कहना चाह रहे हैं। ये सेम उसी चीज़ को इन्होंने बताया कि वैसे ठीक उसी प्रकार जब राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है? वो सरकारों का अध्ययन करता है। कभी अगर सवाल आ जाए, आपको अगर स्टेटमेंट को पहचाना हो, तो स्टेटमेंट को पहचानने का एकमात्र केवल जरिया है सीले के स्टेटमेंट को, कि अगर संपत्ति शास्त्र संपत्ति का अध्ययन करता है, जीव शास्त्र में, जीव विज्ञान में जीव का अध्ययन होता है, या बीज गणित में क्या कहते हैं, अंकों का अध्ययन होता है, ज्यामिति शास्त्र में क्या कहते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, स्थान का अध्ययन होता है। ये एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट किसने दे दिया? सीले महोदय ने दे दिया। अब आई पॉल जेनेट महोदय की। पॉल जेनेट महोदय भी शांत नहीं बैठने वाले थे। इन्हें लगा कि मैं क्या नया कुछ बता दूं कि इन तीनों से अलग हो, इन दोनों से अलग हो जाए। उन्होंने बताया कि राजनीति शास्त्र जो है वो सामाजिक शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा शासन के सिद्धांतों पर विचार होता है। ध्यान दीजिएगा, राज्य के आधार और सामाजिक, राज्य के आधार एवं सामाजिक तथा शासन के अध्ययनों का अध्ययन किया जाता है। शासन शब्द उसने जोड़ दिया। शासन के जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों पे विचार किया जाता है, उन सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, और राजनीति विज्ञान में इसके अलावा कोई अध्ययन नहीं होता है। तो 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। 3 बातों में सबसे पहले कि गवर्नमेंट की बात कौन करते हैं? गवर्नमेंट की बात ओनली केवल 3 राइटर्स करते हैं। एक लीकॉक करते हैं, सीले महोदय करते हैं, और पॉल जेनेट महोदय करते हैं। लीकॉक महोदय कहते हैं कि सरकार ही से ही केवल राजनीति विज्ञान केवल सरकार से ही संबंधित है। सीले महोदय कहते हैं जिस प्रकार संपत्ति शास्त्र में संपत्ति का, जीव विज्ञान में जीव का, गणित में अंकों का, और ज्यामिति में ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, स्थान का अध्ययन करते हैं, ठीक उसी प्रकार है। पॉल जेनेट महोदय ने सीधे कहा कि इसमें शासन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में केवल शासन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं किया जाता। इस प्रकार से यह परिभाषाओं के माध्यम से दूसरे तरह के जो अर्थ राजनीति विज्ञान को बताने की बात की गई है कि राजनीति विज्ञान में केवल हम गवर्नमेंट का अध्ययन करते हैं, उसको स्पष्ट किया गया। अब देखिए इसमें तीसरी जो परिभाषा आती है, देखिए ट्रेडिशनल मीनिंग इन पॉलिटिकल साइंस, जो थर्ड आता है वो आपका आता है कि हम इसमें जो अध्ययन करते हैं वह राज्य का और प्लस सरकार का।
यह दो चीज़ों का संयुक्त अध्ययन की बात कर। देखिए परिभाषाएं अब आ गई आपके पास दो तरह की, और क्या दोनों परिभाषाएं अपने आप में पूर्ण हैं? अगर पहली परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं थी तो दूसरी भी परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य को अगर आप लेके चल रहे हो, सरकार को अगर आप छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों ने जो चर्चा की और यहाँ पे लोगों ने जो तर्क दिए, उन्होंने कहा कि राज्य जो है, राज्य था यहाँ पे एक पक्ष यहाँ पे सरकार थी। पहले वाले ने राज्य को खूब महत्वपूर्ण स्थान दिया, दूसरे वाले सरकार को स्थान दिया, और तीसरे वाले जो है वो राज्य और सरकार दोनों को दे रहे हैं। इनका तर्क ये था कि राज्य जो है ये अमूर्त संस्था है, इसका मूर्त संस्था कौन है? सरकार है। सरकार ही कार्य करती है, और कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे क्या हैं? पूरक हैं। फिर कहते हैं एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं तो क्या एक दूसरे को आप अलग करके देख सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं देख सकते, और आपके अपने ख्याल से भी आप नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि राज्य अगर है तो राज्य में ही सरकार का निर्माण होगा, और वो सरकार का निर्माण बिना राज्य के हो ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दोनों पहलू कह लीजिए, या दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। इस कंडीशन पे क्या कहते हैं, जो तीसरे जो राइटर्स आए या तीसरे जो विचारक आए, उन्होंने बताया कि राज्य और सरकार दोनों को जब हम मिला के अध्ययन कर पाएंगे तो वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान को हम समझ पाएंगे। और राजनीति विज्ञान का जो मुख्य जो श्रेय है, राजनीति विज्ञान को पढ़ने का जो मुख्य आधार है, वो क्या है? वो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इसमें देखिए कौन कौन से राइटर आएंगे। इसमें आपके गिलक्राइस्ट आएंगे, इसमें आपके गिलक्राइस्ट आएंगे, इसमें आपको आपके पॉल जेनेट भी आएंगे, पॉल जेनेट। इसी में आपके डिमॉक भी आएंगे, डिमॉक, प्रोफेसर जैक्स। इस तरह के राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, और ये राइटर्स बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या परिवर्तन था। एक जो पहले राइटर थे राज्य वाले, इसमें आपके राज्य वाले भी राइटर इसमें आ जाएंगे। आशीर्वादम साहब भी आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा देखिए पाला किसने बदला, क्योंकि जब इस तरह की होड़ मची तो पॉल जेनेट बहुत चालाक थे, फ्रांसीसी विद्वान थे। उन्हें लगा क्यों ना सबसे पहले पाला हम ही बदल दें। तो पॉल जेनेट साहब ने सबसे पहले इसको बदला, और इन्होंने क्या किया कि जिसमें हम बात कर रहे थे सरकार के सिद्धांतों की, तो इन्होंने कहा कि हम सरकार के सिद्धांतों की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा शब्द को। इन्होंने कहा कि हम सरकार के सिद्धांतों की तो बात हम करेंगे, लेकिन किसके आधार पे? राज्य के आधार पे सरकार के सिद्धांतों की आप क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। राज्य का इन्होंने क्या किया? आधार उठा लिया, और सरकारों क्या कर दिया? सिद्धांत कर दी। चालाकी देखिए, फ्रांसीसी विचारक हैं, इन्होंने कहा राज्य के आधार पर सरकारों के सिद्धांत का हम क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं, इसकी अध्ययन करते हैं। गिलक्राइस्ट महोदय भी पीछे नहीं रहे। गिलक्राइस्ट महोदय ने तुरंत अपने स्टेटमेंट को बदला, और गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा कि राज्य तथा सरकार दोनों की शासन की जो समस्याएं होती हैं, जो सामान्य समस्याएं होती हैं, जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका अध्ययन इसमें करते हैं। चीज़ें वही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए घुमा कह रहे हैं। गिलक्राइस्ट महोदय कहना है कि जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, जनरल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सामान्य जो समस्याएं होती हैं, उन सामान्य समस्याओं का अध्ययन और राज्य और सरकार के मध्य, राज्य और सरकार के अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत करते हैं। क्यों? क्योंकि समस्याएं कहाँ होंगी? समस्याएं राज्य में पैदा होंगी, क्योंकि राज्य में व्यक्ति निवास करता है, समाज रहता है। तो समस्याएं अगर व्यक्ति की होंगी तो समस्या किसकी है? वो राज्य की है। राज्य उन समस्याओं को दूर कैसे करेगा? राज्य उन समस्याओं को दूर करने का एकमात्र एक पैमाना केवल सरकार के माध्यम से। तो इसलिए गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा कि राज्य और सरकार दोनों की जो सामान्य समस्याओं का जो हम अध्ययन करते हैं, वही क्या है? राजनीति विज्ञान है। क्लियर? डिमॉक महोदय आए। डिमॉक महोदय ने भी उसी चीज़ को थोड़ा सा बदल कहा कि राजनीति विज्ञान का जो संबंध है वो राज्य और उसके जो साधन है, राज्य के जो साधन के रूप में जो सरकार है, उसके अध्ययन से है। अर्थात राज्य और सरकार के साधन के रूप में जो हम अध्ययन करते हैं, वही राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन है। डिमॉक महोदय ने कह दिया। प्रोफेसर जैक्स महोदय जो आए, इन्होंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया, और चीज़ें वही थी। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान वह शाखा है जो राज्य तथा सरकार की विवेचना करता है। राजनीति बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, कहीं कोई वो नहीं, केवल एक नाम इनको कमाना था प्रोफेसर जैक्स को, और ये बताना था कि हम भी परिभाषा लिखते हैं, हम भी परिभाषा देते हैं।
तो इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने परिभाषा को बहुत सिंपलीफिकेशन करते हुए बताया कि राजनीति विज्ञान वह शास्त्र है जो राज्य तथा सरकार की विवेचना करता है। बिल्कुल सिंपल सा। अब अगर आप आशीर्वादम साहब को पढ़ेंगे तो आशीर्वादम को आपने पहले वाले में पढ़ा था कि राज्य का हम अध्ययन करते हैं। आपको मैंने बताया था कि राज्य के अध्ययन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इनके बदलते हुए स्वर भी देखने को मिल जाते हैं। ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का ही विज्ञान है। पहले ये केवल राज्य का विज्ञान, हमारा ध्यान रखिएगा, पहले केवल राज्य के विज्ञान की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे इन्होंने देखा कि समय बदलता जा रहा है, गिलक्राइस्ट है, पॉल जेनेट है और डिमॉक है, जैक्स हैं, सारे लोगों ने अपना स्टेटमेंट बदला। खट से आशीर्वादम साहब ने अपना स्टेटमेंट बदला। स्टेटमेंट बदलते कहा कि राज्य नहीं, राज्य का विज्ञान ही नहीं, ये सरकार का भी विज्ञान है, दोनों का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। इस प्रकार 3 परिभाषाओं को मैंने आपको बताया कि पहले फेज में कौन, दूसरे फेज में कौन, तीसरे फेज में कौन। अब समय आता है कि एक चौथा फेज जो एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलता है, उस फेज के हिसाब से आप इसमें आदमी को भी जोड़ देते हैं। आदमी का मतलब पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में मानव को जोड़ देते हैं। अब आपका बन जाता है स्टेट, गवर्नमेंट प्लस ह्यूमन। इसके मिलने से बन इक्वल टू पॉलिटिकल साइंस। ये एक बड़ा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें मानव का कैसे अध्ययन करते हैं, राज्य, सरकार और मानव कैसे इसका अध्ययन करते हैं, इस चीज़ को आइए हम समझते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों मैंने जो समझाने की कोशिश की है, समझ में आपको आया होगा। देखिए, जैसा कि हम लोग जो आखिरी पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से आपका स्टेट, गवर्नमेंट प्लस ह्यूमन किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इसमें मानव की क्या भूमिका है, क्यों इन दोनों को नकार दिया। चौथा जो पॉइंट आपका आता है TM4, ये चौथा जो पॉइंट आता है, ये क्यों कहता है कि मानव की भूमिका को आप नकार नहीं सकते हैं। मानव की भूमिका का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना स्थान राज्य का था, जितना स्थान सरकारों का था। इन सभी के साथ जब तक इसको आप लेके नहीं चलेंगे तब तक आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इसमें 2 जो विद्वान हैं वो 2 विद्वान ही इसमें आते हैं। एक विद्वान आपके लास्की महोदय हैं और दूसरे जो विद्वान आपके हैं वो हरमन हेलर। इन 2 विद्वानों ने क्या किया कि इन 2 विद्वानों ने स्पेशली ये चर्चा करके बताना चाहा और यह दिखाना चाहा, खास करके हरमन हेलर महोदय ने बताया कि जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं ये मानव को क्या कहते हैं, मानव के क्रियाकलापों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अगर ये संस्थाएं मानव को क्रियाकलापों को प्रभावित कर रही हैं तो क्या मानव क्या कहते हैं इन संस्थाओं को प्रभावित कर सकता है या नहीं। ये सोचने वाला दृष्टिकोण है। मानव के जीवन को यदि अगर ये परिवर्तित कर सकता है संस्थाएं, तो संस्थाओं के भी मानव की जो रीति हैं, मानव की जो परंपराएं हैं, मानव की जो भावनाएं हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, व्यवस्था क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। इसलिए राज्य और सरकार के साथ उसमें जो कार्य करने वाला तत्व होगा कौन होगा, मानव होगा। बिना मानव को मुख्य धारा से लिए हुए आप और राज्य और सरकार की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। राज्य और सरकार की कल्पना के लिए मानव का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे या जो 3 स्ट्रक्चर आपके बन के तैयार होते हैं, ये अगर आपका राज्य है, ये आपकी सरकार है, ये आपका मानव है, देखा जाए तो ये आपका अमूर्त रूप है, ये आपका मूर्त रूप है। लेकिन अगर पूछा जाए इन दोनों में कौन सा मूर्त रूप है और कौन सा अमूर्त रूप है, तो आप किसे बताएंगे? सरकार किसकी है? सरकार जनता की है ना। यही व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है ना, काम कौन कर रहा है? यही तो व्यक्ति यहाँ बैठ के काम कर रहा है। तो इससे ज़्यादा मूर्त रूप कौन हो जाएगा? अगर इन दोनों की कल्पना, इन दोनों की तुलना अगर आप करेंगे तो ये मूर्त रूप होगा, ये अमूर्त होगा। इन दोनों की अगर आप तुलना करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो ये आपका अमूर्त होगा और ये आपका मूर्त रूप होगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप लास्की महोदय की बात करेंगे तो लास्की महोदय बहुत सिंपल सा लिख देते हैं कि राजनीति शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण के लिए व्यक्ति के स्वरूप को निश्चित करना या व्यक्ति के संबंधी मूलभूत पूर्व मान्यताओं के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, जिन निर्णयों का संकलन किया जाता है, उन निर्णयों के आधार पर हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है? सर्वांगीण विकास का मतलब है राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो
जितने विकास उसके हो सकते हैं वो सारे विकासों का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? राज्य के अंतर्गत रह के सरकारों के माध्यम से व्यक्ति का विकास। इसलिए जिसका विकास है, व्यक्ति का विकास है, तो व्यक्ति को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से इन 4 माध्यमों से इस राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत जो अर्थ जानने की जो कोशिश की गई है, परंपरागत अर्थ को समझने की जो बात की गई है, इसके माध्यम से हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत अर्थ को हम समझ पाते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में जो चर्चा करेंगे वो राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक जो परिभाषाएं हैं उसके आधार पर हम राज्य को कैसे जोड़ा जाए, राज्य को कैसे लाया जाए, क्या राज्य सरकार और मानव तक ही केवल सीमित रह गई या इसके आगे भी बढ़ के गई है। तो उस आगे जो बढ़ने की क्रम में है, जो आगे बढ़ने की श्रृंखला में है, वो कौन कौन से नए तत्व आएंगे उनको मैं फिर से पूरे स्कोप के साथ आपको बताऊंगा। अगर कंक्लूजन निकाला जाए कि जो मैंने अभी आपको 4 परिभाषाएं को माध्यम से मैंने आपको बताया है, इन 4 परिभाषाओं का मतलब है कि राज्य के रूप में, सरकार के रूप में, राज्य और सरकार के रूप में, राज्य सरकार और मानव के रूप में अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें हम बात किसकी कर रहे थे? अगर आप देखेंगे इसमें अगर हमने बात की तो इसमें हमने संस्थागत इंस्टीट्यूशनल एक व्यवस्था की बात की। कहीं ना कहीं लोगों ने एक संस्था के बारे में बात कर रहे थे, फिर उन्होंने संगठन के बारे में, संगठन का मतलब सरकार। अगर कंक्लूजन के रूप में अगर आपको देना हो कि यह आपने किन किन चीज़ों की इसमें चर्चाएं की हैं, इन 4 एलिमेंट्स को आपने, जो 4 परिभाषाओं को आपने देखा है, तो पहले वाले में अगर आप देखेंगे हम किसी संस्थागत की बात कर रहे थे। संस्था का मतलब क्या है? हमारे पास राज्य की बात कर रहे थे। अगर आप चर्चा करेंगे दूसरे में कि आप संगठन की बात कर रहे थे। मेरा मतलब ये है कि जो हमने आपको 10, 12, 15, 20 परिभाषाएं जो भी मैंने बताई हैं हर सेगमेंट में, उन सेगमेंट का अगर निचोड़ निकाला जाए कि परंपरागत राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो अर्थ है, उस अर्थ का अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो 4-5 पॉइंट्स में, ये एक्चुअली मेंस में पूछा जाता है। आप आईएएस अगर दे रहे होंगे, आप पीसीएस दे रहे होंगे, वहाँ के मेंस में सवाल आ जाता है। तो वहाँ के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप संस्थागत के रूप में, संगठनात्मक के रूप में, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के रूप में, दार्शनिक दृष्टिकोण के रूप में, और औपचारिक या आदर्शवादी औपचारिक कानूनों के रूप में, और आदर्शनात्मक ढांचे के रूप में आपने इन सारी चीज़ों को क्या किया है? एक परिलक्षित करके एक ऐसे समूह को, एक ऐसी रचना आपने तैयार की है। तो कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है, राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक परिभाषा है, उस परिभाषा का किस दृष्टिकोण के माध्यम से हम पढ़ते हैं, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सभी लोगों को नमस्कार।